Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. A very good morning class to all of you. You're most welcome at the Major Kalshi classes e-learning platform. आज ये वीडियो जो शूट हो रहा है मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शूट हो रहा है, इसलिए आज के इस पावन अवसर पर मेजर कलसी परिवार की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि अग्रमी आने वाले एग्जाम्स में जो आपके डिजायर हो वो फुलफिल हो और आप अपने संबंधित डिफेंस के एग्जाम को क्रैक कर पाएं। उसमें मेजर कलसी परिवार का जितना भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, हमारा परिवार आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप सबका सिलेक्शंस फाइनली ये देश सेवा का ही कार्य है। तो हमारा परिवार मेजर कलसी परिवार आप सबके लिए कहीं न कहीं देश सेवा का ही कार्य कर रहा है। आइए आज जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ सीडीएस एग्जाम के सैंपल पेपर लेकर के आया हूँ, और अपकमिंग फैब मंथ में नियर अबाउट एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं आप सबने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो उम्मीद करता हूं जो अभी हमारे पास रेस्ट ऑफ डेज बचे हुए हैं उसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं, और उस बेहतरी के लिए हमारा मेजर कलसी परिवार आप सबके लिए सीडीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, रिलेवेंसी है, उन सब को टॉपिक वाइज एनालिसिस करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा हमारा परिवार। और हम सबका यही प्रयास होगा कि उसमें बेहतर नंबर मार्क्स गेन कर पाएं आप सब। मैं अभिषेक द्विवेदी, आपका जीएस मेंटर। जैसा कि मैंने सीडीएस का सैंपल पेपर उससे पहले भी आपको प्रोवाइड कराया था, सीपीएफ का भी प्रोवाइड कराया था और सीडीएस की पूरी एनालिसिस दी थी। तो आइए अपने सैंपल पेपर की ओर मूव करते हैं, तो देखते हैं कहां से प्रश्न स्टार्ट होते हैं और किस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम्स में आते हैं। अगर उसकी बात करी जाए तो पहला जो प्रश्न है आपके सामने, मैंने बोथ लैंग्वेजेस को चुना है क्योंकि हमारे बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने प्रश्नों को रखा है मेरे प्यारे बच्चों, और प्रयास यही करूंगा कि सारी चीजों को वन बाय वन मैं आपको समझा पाऊं बेहतरीन तरीके से। तो जो पहला प्रश्न है आप इसको देख सकते हैं बोर्ड पे। पहला प्रश्न है, द हड़प्पन पीरियड पीपल अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फॉर द कॉन्फरिंग देयर होम्स इन द सिटीज ऑफ अ चेसबोर्ड शेप, in a circular shape, in a grid-like shape, in a triangular shape। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? शतरंज बोर्ड, विषाद की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति और त्रिभुजाकार आकृति में। देखिए यहां पे दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, चेस बोर्ड टाइप का और ग्रिड। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा? इसका अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो होगा आपका इन ग्रिड से। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इन ग्रिड से। जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों में आईवीसी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आईवीसी एक ऐसा टॉपिक है, अगर उसको आप समझ लेते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमारी सभ्यता का विकास हुआ। देखिए कई ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने भावनाओं को रिप्रेजेंट किया। फाइनली आईवीसी की जो डेट हम लोग रिकॉल करते हैं वो बेटा लेते हैं कार्बन डेटिंग के बिहाफ ऑफ पे, और कार्बन डेटिंग में जो डीपी अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सबने मिलकर के एक फाइनल जो डेट टाइम लाइन दी आईवीसी की वो दी थी 2500 बीसी टू 1750 बीसी, और यही मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड था आईवीसी का अकॉर्डिंग टू द कार्बन डेटिंग, ठीक है, C14 के द्वारा जो प्राप्त की गई थी। अब इसके बारे में कुछ बेहतरीन के लिए हम समझते हैं क्या है चीजें। देखिए आप सबको पता होगा कि ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की बात करें तो ईस्ट में हमारा जो पड़ता है यूपी पड़ता है आईवीसी की लास्ट साइट, और आलमगीर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे इसके जो साइट्स हैं वो मिली थी किसकी? आईवीसी की। ईस्ट की बात हो गई। वेस्ट की बात करूं तो बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर मिला था, और किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। नॉर्थ की बात करता हूं तो J&K जम्मू एंड कश्मीर, प्लेस था मांडा और नदी का नाम था चिनाब रिवर। साउथ की बात करता हूं तो महाराष्ट्र दैमाबाद, और इस नदी की बात करूं जिस नदी के किनारे इसके कहीं ना कहीं कुछ मिले अवशेष मिले आईवीसी के, वो नदी का नाम था रिवर प्रवरा, गोदावरी की सहायक नदी।
आप सब जानते हैं कि ईस्ट में जो होते थे, मैक्स प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं आईवीसी में, सिंधु सभ्यता में, तो अधिकतम ईस्ट में जो लोग रहते थे वो गरीब लोग रहते थे। ईस्टर्न एरिया की मैं बात करूं, पूर्वी क्षेत्र की बात करूं, तो यहां पे लोअर सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया था। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न जोन की, तो यहां पे सिटेडल्स हुआ करते थे, उच्च नगर हुआ करते थे। क्लियर हो गए, यानी कि दुर्ग हुआ करते थे। लेकिन इसके दो क्षेत्र अपवाद भी हैं। धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया, उच्च नगर, मध्यम नगर, निम्न नगर, गुजरात वाले को, और कालीबंगा राजस्थान को जो 2 भागों में बांटा गया, तो उसके जो निम्न शहर होते थे वो दुर्ग से घिरे होते थे। यानी कि सिटेडल अगर मैं बात करूं तो निम्न नगरों में पाए जाते थे। क्लियर हो गई बातें मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर मूव करूं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिए कोई भी चीजें, यहीं पे जॉन पिगट ने आईवीसी को लेकर के एक बात कही थी, वो कही थी इंडस वैली हैविंग अ ट्विन्स कैपिटल्स हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इसी सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? आईवीसी की अगर मैं बात करूं, इंडस वैली की, तो इसे सिंधु सभ्यता कहा गया क्योंकि इसके मैक्सिमम साइट सिंधु नदी के इधर उधर पाई गई। फिर इसके बाद दूसरा सिंधु घग्गर सिविलाइजेशन, क्योंकि घग्गर नदी के भी किनारे इसकी साइट्स मिली। फिर तीसरा इसका नाम आता है अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब शहरी सभ्यता। इससे पहले भारतीय इतिहास में कोई भी शहरी सभ्यता नहीं थी, तो अर्बन सिविलाइजेशन ही किसे कहा जाता है। फिर इसके बाद अर्बन सिविलाइजेशन शब्द का प्रयोग पहली बार वीजी चाइल्ड साहब ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? वीजी चाइल्ड साहब ने। दूसरी चीज, इसी को कहा जाता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं बच्चों बात करूं तो इसी सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, और ब्रॉन्ज एज का मतलब होता है कांस्ययुगीन सभ्यता। इट मींस वी यूज कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन दोनों का प्रयोग किया जाता था इस सभ्यता में, यानी कि कहीं ना कहीं ये आयरन से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल के लोग आयरन से परिचित हो पाए, जिसको उसको नाम दिया गया था उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस्क। कोई भी टॉपिक पढ़िए प्यारे बच्चों, सारी चीजें उसके बारे में निचोड़ रखिए। कहीं से किसी भी तरीके का यूपीएससी अगर प्रश्न टारगेट करता है तो आप जरूर कर पाएंगे। मेजर कलसी की जो प्रैक्टिस बुक है, जो ऑब्जेक्टिव बुक आपको मिली है, उसको प्रॉपर तरीके से करिए। कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन आपकी सारी क्वेरीज आप रिमूव करिए। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप जुड़ सकते हैं। जो बच्चे काफी दूर हैं वो जुड़ सकते हैं और अभिषेक सर की जीएस की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये वादा करता हूं एक बेहतर कल आपको दूंगा। मैं आज जितना भी है आपके पास, उससे कल जो होगा वो बेहतर होगा। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेजर कलसी के साथ रहना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हेजिटेट ना होइए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। कुछ ट्रिक्स के साथ जो कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं जरूर आपको डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। और मेरा प्रयास होगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कि अच्छे से बेहतरीन तरीके से चीजों को बताया जाए, जिससे एक बार किसी चीज को आप पढ़ें तो फाइनल टच उसको आप दे पाए। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न हो चुका, सेकंड प्रश्न की ओर अगर मैं बात करूं तो सेकंड प्रश्न आपके सामने बड़ा अच्छा है। वो प्रश्न है ये कि विच मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए लिस्ट बी, यानी कि जो देवता हैं एंशिएंट कल्चर के वो दिए गए हैं, लिस्ट ए और बी। और दूसरे की मैं बात करूं तो हिंदी में भी मैंने सामने लिखा है पूषण, रुद्र, घोष, अदिति। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो ये प्रश्न दिए गए हैं, फाइनली अगर मैं बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। और ऑप्शंस देखते हैं। पूषण, पूषण की मैं बात करता हूं तो पशुओं के देवता, पूषण मींस पशुओं के देवता। तो अगर हम इसको मैच कराना चाहें तो मेरे प्यारे बच्चे हम आसानी से करा सकते हैं। पूषण गॉड ऑफ एनिमल्स, और रुद्रा की बात करें गॉड ऑफ मैरिजेस, और धौस की बात करें तो जगत के पिता, और अदिति की बात करें तो द ग्रेट मदर ऑफ डेइटीज, मतलब देवों की महान माता। क्लियर, द ग्रेट मदर ऑफ डेइटीज। यानी कि जो ऑप्शंस लाई करेगा मेरे प्यारे बच्चे, वो ऑप्शंस लाई करेगा बी वाला। इट मींस ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। क्लियर हो गई बातें? तो यहां पे इस तरीके से अब ओल्डेस्ट नेम भी पूछ सकता है नदियों के। झेलम का क्या नाम था, कुंभा का क्या नाम था, सरस्वती किसका पुराना नाम था, तो ये प्रश्न आ सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो ये भी हमें रिकॉल करना होगा। सोम देवता किसके लिए पॉपुलर थे, इंद्र का कितनी बार ऋग्वेद में नाम आया है, नियर अबाउट 250 टाइम्स। तो कुछ भी प्रश्न आ सकता है। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद हैं, वेदों के उपवेद कौन से हैं, और यह भी आपको रिकॉल करना होगा कि किसमें आयुर्वेद को
किस वेद के अंतर्गत पहली बार डिफाइन गया? अथर्ववेद। लेकिन आयुर्वेद किसका उपवेद है प्यारे बच्चों? ऋग्वेद का। तो ये सारी चीजें बेहतरीन है। आपके एग्जाम में अनुलोम प्रतिलोम मैरिज से आ सकता है। अनुलोम, अनु का मतलब फॉलो, अनुलोम का मतलब जो मेल हो वो हायर क्लास का हो, फीमेल लोअर क्लास का हो। प्रतिलोम मैरिज क्या होती थी? इसमें जो फीमेल होती थी वो हायर क्लास की होती थी, मेल लोअर क्लास का होता। जो प्रतिलोम है वो एक्सेप्टेड नहीं था उस समय सोसाइटी में, लेकिन अनुलोम एक्सेप्टेड था। क्लियर हो गई बातें? तो किसी भी तरीके का प्रश्न आए और आप समझ लीजिए मैच ऑफ द फॉलोइंग्स, स्टेटमेंट बेस्ड, अर्सन बेस्ड, रीजन, वो प्रश्न आते ही हैं। उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैं कहता हूं कि बड़े बड़े टारगेट्स को मत करिए, आप छोटे छोटे टारगेट्स को अटैच करिए अपने साथ और उसको फुलफिल करिए। एक दिन आप जरूर बड़ा टारगेट अटैच कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। आइए प्यारे बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर मैं चलता हूं, थर्ड प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझेंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ द कैनिकल टेक्स्ट। द बुद्धिस्ट schools classify their canonical literature as only the Pitakas. Select the correct answer. अब प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित है। बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती हैं। अब इसके राइट ऑप्शंस की अगर मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका डी वाला होगा, ना तो 1 ना तो 2। क्यों? क्योंकि देखिए बुद्धिज्म की अगर मैं बात करूं, ओल्डेस्ट टेक्स्ट की मैं बात करूंगा, तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के बारे में और 16 महाजनपदों के बारे में बताता है। भगवती सूत्र जैन धर्म के बारे में बताता है। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जो स्वामी महावीर ने अपने उपदेशों को देने की प्रक्रिया प्रारंभ करी वो प्राकृत भाषा में करी और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में करी। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, कहीं ना कहीं इनके उपदेशों पर आधारित ग्रंथ लिखे गए। क्लियर हो गई बातें? लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो लाई नहीं करते, तो हमारा ना तो 1 होगा ना ही तो 2। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न बड़ा बेहतरीन है, इसको देखेंगे। किंग अशोका अबॉलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट एंड डिसबैंडेड हिज आर्मी। ओके, नाउ सेकंड की बात करूं, आफ्टर कलिंगा वार, अशोका वाज रिमोर्सफुल एंड बिकेम अ बुद्धिस्ट। बिल्कुल सही है यार। तो अब देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ फॉल्स एंड सेकंड इज अ ट्रू। बस यही है यार। तो आप इसको देख सकते हैं कि यहां पे जो है आप कह सकते हैं कि डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट। सॉरी, फोर्थ प्रश्न की मैं बात करूंगा, मैंने पेन सिलेक्ट नहीं करी थी। तो यहां पे डी वाला फर्स्ट इज अ फॉल्स बट सेकेंड स्टेटमेंट इज द ट्रू। बहुत आसानी से आप गेस कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो बहुत आसान है। क्यों? अगर अशोका के बारे में पढ़ते हैं तो पहले इंस्क्रिप्शन से जो प्रभावित हुआ वो कौन से देश से? वो ईरान के शासक दारा प्रथम से। और दूसरी चीज, अशोका का धम्म परिवर्तन हुआ। धम्म मीन्स होता है धर्म। पाली लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, वी टॉकिंग अबाउट द पाली लैंग्वेज, तो पाली लैंग्वेज में जो है धर्म धम्म के रूप में परिभाषित करते हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ फॉल्स एंड सेकंड विल बी द ट्रू। अब इंस्क्रिप्शंस, माइनर पिलर एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स ना, शाहबाजगढ़ी मनसेहरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अशोका से रिलेटेड पढ़ना होगा और अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको पढ़ना होगा। यानी कि मौर्यन डायनेस्टी कहीं ना कहीं सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 करके सारी चीजों को आपको पढ़ना ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। सारे टॉपिक्स से मैंने प्रश्न ऐसे उठाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कहीं ना कहीं मैच करें। उनके स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न जो है वो मैंने कॉपी किए हैं। कॉपी का इट मींस मैंने उनकी सेंटेंसिंग को कॉपी किया है और बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रश्न रखने का प्रयास किया है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आप सब देखें, पांचवा प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है आपके यहां। देखिए, अगर हम एक पूरा इमेज बना दें, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एक पूरा इमेज बना दें इस प्रकार का, तो आप शायद बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरीके का कुछ इमेज होता था उस जमाने में, इस तरीके का। ठीक है। तो इस तरीके की इमेज की आप समझ पा रहे होंगे। दीज आर द आर्केस, ये आर्क। अब एक एक चीज को मैं इसमें समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों।
मेहराब, मेहराब क्या होती थी? मेहराब आर्क हुआ करती थी। घरों में जब तिरछापन इलिप्टिकल शेप, इस प्रकार का कोई शेप लाया जाता था तो उसको आर्क कहा जाता था। और आर्क यानी मेहराब क्या होती थी? आर्क होती थी। मिंबर क्या होता था? स्टेप्ड पल्पिट होती थी। इस प्रकार की कुछ स्टेयर्स हुआ करती थी मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके की स्टेयर्स हुआ करती थी जिससे कि फाइनली जहां से आपको उपदेश देना है वहां पे आप पहुंच पाए। तो जो मिंबर हुआ करता था कहीं ना कहीं एक स्टेप सीढ़ियां होती थी जिससे चढ़ करके आप फाइनल पोजीशन तक पहुंचते थे। अब यानी कि ए का थर्ड और बी का 1। अब जरा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कहां पे ऑप्शंस हैं। ए का थर्ड, बी का 1, ए का थर्ड, बी का 1। अब ये समझ लीजिए आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट। ए का थर्ड, बी का 1। अब सी खुतबा, खुतबा क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों? सी का 4 सरमन, उपदेश हुआ करते थे। और किबला क्या होता था? डी का 2 किबला क्या होता था? डायरेक्शन टुवर्ड्स द काबा फॉर प्रेयर। मतलब ये माना जाता था कि मक्का की ओर मस्जिद करके अगर प्रार्थना करेंगे तो वो कबूल होगी। क्लियर हो गई बातें? ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग्स। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझ लें कि मेहराब क्या होती है, आर्क होती है। मिंबर क्या होता है मेरे क्लास? अगर बात करूं तो मिंबर का मतलब होता है स्टेप्ड पल्पिट, मतलब चढ़ने का स्टेज, सीढ़ियां। चल अब अगले प्रश्न की ओर मूव करता हूं मैं। नेक्स्ट 6 प्रश्न की ओर मूव करता हूं। बड़ा अच्छा प्रश्न है और मैंने बताया ना कि अगर फाइनल टच अगर आपको देना है अपने डिफेंस एग्जाम का तो इस प्रकार के प्रश्न को प्रैक्टिस करके आपको जाना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फाइनल टच के लिए अगर हम बात करें तो प्रश्न हमारा अकारिजा, ये टाइटल्स है, टाइटल्स किस राजा ने दी या किसको दी गई, उसका दूसरा नाम क्या था, ये ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं तो मियां तानसेन। ओके, अगर हम बात करें प्रश्न ये है हमारा, आइए फाइनली इसे लॉक कर देते हैं भाई, पेन ले लेते हैं। चलिए अकारिजा की मैं बात करूं तो आप सब पहले तो सबसे पहला आसान सा ये है, मियां तानसेन किसने कहा था? अकबर ने कहा था, टाइटल दिया था तो अकबर वाला। ये तो डी का 4, डी का 4 दो जगहों पे है तो बेटा आप समझिए डी का 4 की अगर मैं बात करूं तो दो जगहों पे है। अब ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा और बहुत आसानी से आंसर करिएगा। डी का 4 या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा और आपको कहीं जाना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आइए देख लेते हैं, फाइनल टच देते हैं। अकारिजा, अकारिजा को टाइटल जो दिया गया था वो दिया गया था नादिर उल जमा का। उस्ताद मंसूर को दिया गया था नादिर उल अस्त्र का। अब्दुल समद को दिया गया था सीरी कलम का। और तानसेन को दिया गया था, जो मियां तानसेन नाम दिया गया था वो अकबर, मियां तानसेन। तो अब आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों, अकारिजा ए का 2 अगर बात करी जाए तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1, डी का 4। ए विल बी द राइट ऑप्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बड़ा इजीएस्ट अप्रोच है। और उस जमाने में एक और टाइटल हुआ करता था खाने खाना। खाने खाना पहली बार जो टाइटल अगर मुगल डायनेस्टी की मैं बात करूं तो खाने खाना का टाइटल दिया गया किसे? बैरम खां को। बैरम खां को किसने दिया था? हुमायूं ने। और यही पैट्रोनेज आगे फॉलो हुआ। अकबर ने क्या किया? अब्दुल रहीम उन्हीं के लड़के को खाने खाना की उपाधि दे दी। तो ठीक है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा लेकिन हम लोग क्लियर कर ले। कंठाभरण वाणी विलास की भी उपाधि दी गई थी, किसे दी गई थी? तानसेन को दी गई थी। किसने दी थी? अकबर ने। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपके सामने उस प्रकार के प्रश्नों का लेवल रखा है, स्टैंडर्डाइजेशन रखा है, जिससे कि आप अपने एग्जाम को फाइनल टच दे सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है इसी प्रकार के प्रश्नों को प्रैक्टिस करना। मैं तो कहता हूं कि जितने भी ऑप्शंस में भी आपको दिए हो, कोई भी प्रश्न हो उसके 4 ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस किस प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं, इस प्रकार भी प्रैक्टिस करिए, शायद बेहतरीन कल आपके सामने होगा। ठीक, चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे फाइनल टच आप दे सकते हैं इस प्रश्न को। और यहां से प्रश्न आता है, जिस टॉपिक को मैंने टच किया है ये गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन ये फाइनल टच के रूप में कह सकता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे ही और बेहतरीन कल के लिए इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड बिटवीन द क्लाइव एंड मुगल एम्परर शाह आलम 12 अगस्त। अब इलाहाबाद की 2 ट्रीटी हुई थी, एक 12 अगस्त को हुई थी, प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को। तो ये रिकॉल करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी सेकंड वाली भी पूछ सकती है। तो क्या था? शाह आलम फर्स्ट वाज हैंडेड ओवर द कारा इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, क्लियर है, ऑन पेमेंट ऑफ 26 लाख एनुअली द सिविल राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा परमानेंटली। द डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ऑफ हैदराबाद वर
रिकॉग्नाइज एज द ब्रिटिश प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है 1, 2 एंड 3। तो यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं इसमें कुछ भी ऐसा आपको रिकॉल करने वाली बात नहीं थी। तो इसका जो प्रश्न है आप ये कह सकते हैं फाइनल टच के बिहाफ आप पे डी विल बी द राइट ऑप्शन, डी विल बी द हेयर राइट ऑप्शन। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न देखिएगा, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। इट वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ थॉमस मुनरो, मतलब क्या था, रैयतवाड़ी। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी की अगर मैं बात करूं तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया कौन था? रैयत 3 प्रकार के सेटलमेंट्स लाए गए थे इंडिया में, परमानेंट सेटलमेंट, रैयत सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट। क्लियर हो गई बातें? परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आए थे 1790 में, हालांकि उसमें काफी विवाद हुआ 2 लोगों के बीच में, ठीक है, और फाइनली उसको टच दिया था कॉर्नवालिस ने और 10 साल के लिए इसे इंप्लीमेंट किया गया। और जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ था वो हुआ था कंपनी और लैंडलॉर्ड्स के बीच में। लेकिन रैयतवाड़ी जो व्यवस्था की गई वो किसके किसके बीच में हुई? किसको? फार्मर्स, मतलब रैयत का मतलब जो खेती करता हो, डायरेक्ट अटैचमेंट विद द लैंड्स, रैयत और कंपनी के बीच में की गई। अब यहां पे मैं चीजों को समझने का प्रयास करूंगा। इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ थॉमस मुनरो, बिल्कुल सही है। इट मीन टू रिड्यूस द इंटरमीडिएटरीज, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना। जो आजकल जैसे कृषि बिल आया है ना, कानून बिल, तो आड़तियों को मतलब उसमें भाव ना देना, तो सेम उस प्रकार से ये भी सही था। फाइनल टच, तो दोनों सही है। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए, तो ये कह सकते हैं इस प्रणाली से धीरे धीरे कंगाल हो गए, बिल्कुल सही है। और मद्रास और बंगाल में शुरू किया गया, तो ये कह सकते हैं कि 1, 2 एंड 3। फाइनली अगर मैं बात करूं तो इसमें जो राइट ऑप्शंस आता है वो आप ये देख सकते हैं कि रैयतवाड़ी सिस्टम में चीजें मैंने बताया ना कि रैयतवाड़ी, महलवाड़ी में क्या था कि कहीं ना कहीं लोगों को एक अस्थायित्व जिम्मेदारी दे दी गई गांव या समाज की कि जितना रेवेन्यू आता है आप कलेक्शन करिए। तो ठीक है, 3 प्रकार की व्यवस्थाओं को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। और तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, उसमें तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं ड्रेनेज ऑफ वेल्थ इंडिया से होने लगा। और ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की थ्योरी को कहीं ना कहीं इन तीनों रेवेन्यू सिस्टमों से भारत में ड्रेनेज ऑफ वेल्थ होने लगा। और ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की अगर मैं बच्चों बात करूं तो इसके बारे में एक किताब भी लिखी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दूसरी चीज आपको बता दूं कि उस समय कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होने लगा कि कहीं ना कहीं भारत से ड्रेनेज हो रहा है वेल्थ का, और बहुत अधिक मात्रा में कहीं ना कहीं यहां पे लॉस हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज कोई भी परमानेंट फैक्ट्री यहां पे स्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे। तो फाइनली ये कह सकते हैं आप कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि फाइनल टच इन चीजों को दिया जाए। अब यहां पे राइट ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो निकल करके जो आता है 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन सही होगा बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गई बातें मेरे प्यारे बच्चों? अब आगे मूव करता हूं नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1856 में किए गए अवध के समामेलन के फलस्वरूप सिपाहियों को आर्थिक अव्यवस्था दुष्प्रभावित हुई। बिल्कुल, डलहौजी की जो नीति थी वो क्या थी? लैप्सस डक्ट्राइन, राज्य हड़पने की नीति। और वेलेजली की क्या थी? सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि। कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति की और भारतीय अर्थव्यवस्था की इन दोनों नीतियों ने राजनीति की कहीं ना कहीं कमर तोड़ दी। सिपाहियों को अवध में उस भूमि पर जहां उनके परिवार रहते थे उन्हें ऊंचे कर देने पड़ते थे। अब ये समझिएगा, अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको फाइनल टच हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों के द्वारा। दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। दोनों कथन अलग अलग संत हुए, सही स्पष्टीकरण कथन एक सत्य है, किंतु अब ये दोनों कथन सही हैं और स्पष्टीकरण है बिल्कुल सही है। ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग्स की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 10वां प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग्स के अंतर्गत मैच कराते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको। चिटगांव आर्मरी जो अटैक हुआ था, चिटगांव का शस्त्रागार हमला हुआ था, वो किसने किया था? सूर्यसेन ने। तो यानी कि ए का 3rd। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, बी का 4 राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर कॉन्स्पिरेसी की अगर बात करी जाए तो जतिन दास। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। अब बच्चों देख लो, अगर मैं बात करूं तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4 दो जगहों पे मिल रहा है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सी का 2
सी का 2, यानी कि अगर बात करें तो सी ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट। ए का 3 सूर्यसेन, चिटगांव आर्मरी जो शस्त्रागार लूट हुई थी सूर्यसेन ने उसको अंजाम दिया था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी राम प्रसाद बिस्मिल ना। बी का 4 लाहौर कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो सी का 2 जतिन दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल, बिल्कुल सही है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आइए मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों। 11वें प्रश्न के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिएगा, मैच द लिस्ट वन विद द टू। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, यानी कि बुक्स हैं और उनके राइटर्स आपको देखने हैं, बुक 1 और 2 के। तो आइए फाइनली हम देख लेते हैं। जो वंदे मातरम है उस बुक को अरविंद घोष ऑथर थे उसके बुक के जर्नल के, और न्यू इंडिया के थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि ए का 1 और बी का 3 कहां पे है। ए का 1 बी का 3, बिल्कुल, तो आप आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ए का 3 और बी का ए का 1 और बी का 3, ठीक है, और फिर इसके बाद सी का 4 इंडिया टुडे, आरपी दत्त, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। डी का 2 बिल्कुल सही, यंग इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत आसानी से मैच करा सकते थे आप, बस आपको 2 इसमें अगर पता होता तो, और इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी का अप्रोप्रिएट रहता है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों। 12वां प्रश्न आप सब देखें और मैं प्रयास करूंगा कि प्रॉपर इसको एनालिसिस करें, और इस प्रकार के प्रश्नों की आप कहीं ना कहीं प्रिंट आउट अगर निकलवा पाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको देखें कम से कम एटलीस्ट। और देखिए ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, और अच्छा होने के साथ साथ इतना जबरदस्त है कि आप आसानी से उसको देख सकते हैं। देखो कोई भी बच्चा, लेमैन बच्चा थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ा होगा तो बड़ा आसानी से कर ले आओ। ये आया हुआ प्रश्न है। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी थे, वाइस चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, या चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ए का 2 बच्चा, ए का 2 अब देख लो, ए का 2 2 जगह पे है तो फाइनलाइज टेस्ट करेंगे। ए का 2, और फिर इसके बाद बी आर अम्बेडकर क्या थे? डी का चेयरमैन ऑफ आप देखिएगा, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आता है आपको पहले फास्टली उसको मैच करा लीजिए आप। राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे भाई? चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल ए का 2 सही है। और डी वाला देख ले, भीमराव अंबेडकर, बच्चे को पता है कि क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी कि डी का 3। अब देख लीजिए, अगर 2 आपको पता है, नहीं भी पता है तो 2 आपको ऑलमोस्ट आता ही होगा। मैंने इसी प्रकार इसको ड्राफ्ट किया है। राजेंद्र प्रसाद ए का 2 और डी का 3, ए का 2 डी का 3, यानी कि दोनों में। अब आइए आगे चलते हैं। एच.सी. मुखर्जी सबको पता था क्या थे? वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। तो अब यार सी का 4 देख लो, सी का 4। अब देखो फिर इसके बाद बचता कौन है? टी कृष्णमाचारी, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। मिला लो यार, राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ए का 2 राजेंद्र प्रसाद, ए का 2 और बी का 1, सी का 4, डी का आपका 3। तो यानी कि ए विल बी द राइट ऑप्शन, कहीं दिक्कत ही नहीं है यार। क्लियर हो गई बातें? अब आइए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न बड़ा अच्छा है। 13वें प्रश्न में, अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज वन, संसदीय लोकतंत्र वह है क्या है? लोकतंत्र के बारे में जो अब्राहम लिंकन की डिफिनेशन, प्रजा का शासन प्रजा के लिए ना। तो आप समझिएगा, संसदीय लोकतंत्र जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन, सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है, सांसदों को अपने निर्वाचन की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व मिलता है। तो यार इससे आसान सा प्रश्न क्या हो सकता है? यानी कि हम कह सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, संसदीय लोकतंत्र वह है। अब यानी कि यह प्रश्न आपको बड़ा आसान सा है, तीनों सही होगा। क्लियर हो गई बातें? तीनों। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 14वां, निम्नलिखित में कौन सा,
थोड़ा सा इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है और मैंने भाषा थोड़ी सी परिवर्तित करी है, आप ध्यान से पढ़िएगा। Which of the following are related to the right to the equality under the provisions of the Article 14 to 18 of the Constitution of India? Provision of discrimination on the ground of religion, caste, sex or place of the birth. बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट है। राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है और पहला फंडामेंटल राइट जो है वो यही है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स टू द माइनॉरिटीज, बेटा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। माइनॉरिटीज जो शब्द ऐड कर दिया गया तो कहीं ना कहीं डिफिनेशन चेंज हो गई, तो 1, 2 and 4 इसी तरीके से यूपीएससी अपनी भाषा को परिवर्तित कर देता है, यानी कि 1, 2 and 4 सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। 3 वाला अगर यहां पे बैकवर्ड क्लासेस होता तो शायद सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1, 2 and 4। क्लियर हो गई बातें मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं, आगे चलता हूं। वैसे अगर हम बात करें तो मेरे बच्चों प्यारे समझना 1422 में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, ऐसा कहीं नहीं भी है कि एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स टू द माइनॉरिटीज की बात की गई। आगे मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों। 15 द इशू whether a commitment made by minister on the floor of the house has been fulfilled or it is not decided by the concerned departmentally related committee, business or advisory committee on the public assurances, यानी कि सार्वजनिक आश्वासनों पर समिति। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? C will be the absolutely right। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था, आप इसको कर सकते थे। अब आइए आगे चलते हैं। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़ा टाइम दूंगा और समझाने का आपको प्रयास भी करूंगा। आइए देखते हैं। In our parliamentary system, every minister is personally responsible toward the president and a prime minister and collectively responsible toward the Lok Sabha. Okay, every minister is individually responsible toward the president, not the cabinet is collectively responsible to the parliament. The cabinet is collectively responsible to the parliament. अब देखिए ये जो है बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। Every minister is personally responsible toward the president, prime minister and the collectively responsible toward the Lok Sabha. This will be the absolutely right. और बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्नों का आप जरूर प्रैक्टिस करें। अब आइए आगे चलते हैं। Which of the following statement related to the deputy speaker of the Lok Sabha are correct? The office of deputy speaker acquired a more prominent position after the enforcement of the Constitution of India in the 1950. He is re-elected from the amongst the member. He is the hold office until he ceases to be a member of the house. Select. अगर बात करी जाए तो बिल्कुल सही है 1, 2 and 3। C will be the absolutely right 1, 2 and 3। क्लियर हो गई बातें? हिंदी वाला आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करता हूं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। H बहुत जबरदस्त प्रश्न है। नाउ वी हैव टू फोकस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन जुडिशरी नॉट करेक्ट। अब आप समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, तो तुरंत आंसर कर देंगे विद इन अ सेकेंड। क्या है? The Constitution of India has not provided for a double system of courts as in the United States. The organization of the subordinate judiciary in India varies slightly from state to state. Every state in India has a separate high court. It's not mandatory. So hence we have the right option C. Every state in India has a separate high court. देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो आप बड़ी आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर सकते थे। और यहां पे लिखा है नॉट, और नॉट वाले को एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ सेपरेट हाई कोर्ट, ये जरूरी नहीं है। 2 राज्यों के बीच में एक ही हाई कोर्ट हो सकती है। क्लियर हो गई बातें? इस तरीके से मैंने अपने प्रश्नों के साथ फाइनल टच किया, हिस्ट्री एंड पॉलिटी के साथ एनालिसिस की। और एनालिसिस आप अगर देखना है तो आप वीडियो जा करके देख सकते हैं, अभिषेक सर का वीडियो। उसमें सारी चीजें आपको मैंने सिस्टमेटाइज तरीके से बताया है कि किस टॉपिक की क्या रिलेवेंसी है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं मेजर कलसी के प्लेटफॉर्म से। मैं अभिषेक द्विवेदी जीएस फैकल्टी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आइडियल बॉडी तो हो नहीं सकता कोई भी, लेकिन प्रयास जरूर किया जा सकता है सफलता की अग्रिम सीढ़ियों को चढ़ने में। एक इसी ध्येय और वाक्य के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। अगर आगे बढ़ना है तो मेजर कलसी के साथ रहना है।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस तरीके का अगर आपको सेशन चाहिए तो मैं आगे प्रोसीड करता रहूंगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। Thank you so much and Jai Hind to all of you. Thank you so much. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.